नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। मैंने पिछले एपिसोड में परसों आप लोगों को अपनी नई किताब के बारे में बताया था। बहुत बड़ी संख्या में हमारे सुधी श्रोताओं ने उसके लिए बधाई दी है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ ये भी कहता हूँ कि ऑपरेशन बजूका जिन लोगों ने न पढ़ी हो, कृपा करके अमेज़न से उसे मंगा कर पढ़ लें। दूसरा ये कि मैं ये आज ही देख रहा था कि 98 या 99,000 के आसपास अपने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। 3 साल का सफ़र पूरा करने के बाद भी 99,000 हैं। लेकिन ये मेरे लिए खुशी की बात है। बहुत से लोगों ने टिप्पणी की कि साहब ऐसे चैनल में आपके अभी तक सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आप अपील क्यों। मैंने कभी अपील नहीं की। सामान्य रूप से हर एपिसोड में जो यूट्यूबर्स हैं वो कहते हैं कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। कारण उसका रिज़ल्ट ये रहा कि हमारे जो श्रोता हैं, आप अगर हर दिन के एपिसोड देखें तो वो 7-8 हज़ार या 10,000 लोग वो इसे हर हाल में देखते हैं और 100-150 लोग टिप्पणियाँ करते हैं, 30-40 लोग मेल भेजते हैं। इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं हो सकता है। तमाम सवाल करते हैं लोग, तमाम तरह की बातें पूछते हैं और जिस तरह की घटनाएं हमने बहुत से लोगों ने जो घटनाओं के बाद में मैंने विवेचना की है उससे तमाम परेशानियों से लोग बचे हैं। ऐसे बहुत से मेल हमारे पास हैं। मैंने आपसे ज़िक्र किया था वहाँ का अजमेर में जो घटना हुई थी, जो 2 स्कूल की 300 लड़कियों के साथ, उसमें मैंने जो बहुत टची मेल मेरे पास आए थे कि लोग ये पूछते हैं कि आप फला स्कूल की तो नहीं पढ़ी हुई हैं। बहुत टची, बड़ी हो गई हैं सब, वो बाल बच्चे वाली हो गई हैं, अच्छे घरों में ब्याही हैं। और दूसरी जो मेल का कलेक्शन हमारे पास है वो जो एक रिक्शे वाला था जो छोटे बच्चियों के साथ ख़राब हरकतें करता था और जिसके लिए मैंने बताया था कि जब उसने रिक्शा चलाना छोड़ दिया, इलेक्ट्रिक रिक्शा उसको मिल गया, तो लोगों ने उसके साथ बच्चियों को या अपने बच्चों को स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि सेफ़ नहीं होता वो। और तब उसकी जो आदत, 30 साल की आदत, शादी नहीं की थी उसने, लोग उसको बाबा बाबा कहते थे, साधु बाबा टाइप भेष बनाए रहता था। उसने एक बच्ची का रेप किया, मर्डर किया और अभी हाल मैंने आपको अपडेट किया था उसको फांसी की सज़ा भी हुई है। तो वो 7-8 साल की बच्चियों के साथ उसने जो बैड टच किया था, जो ख़राब उसने जो हरकतें की थी, वो बच्चियां भी बहुत बड़ी हो गई हैं। उनके जब मेल आए तो आप ये समझिए कि मैं दिल रोया था उस दिन। 10 बार लिखा कि मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ ना हो, लेकिन आज मैं ये एपिसोड सुन के बहुत रोई हूँ। लेकिन उस प्राइमरी के ज़माने में उस समय पता नहीं था। जब बड़ी हो के इसका अंदाज़ लगा कि हमारे साथ गलत हुआ है, घर वालों ने चुप रहने के लिए कहा, चुपचाप वहाँ से पढ़ लिख कर निकली, शादी हो गई, बड़े घरों में शादी हुई, बाल बच्चे वाली हो गई। लेकिन अपराध के बारे में वो कभी भी, उन्होंने कहा कभी भी हम किसी को भी रिक्शा, ऑटो रिक्शा, स्कूल बस, स्कूल वैन, इन सब में जब भी बिठाते हैं, उतारते हैं, खुद ऐसा करते हैं। हम किसी को अलाउ नहीं करते कि मेरे बच्चे को हाथ लगा के चढ़ाएं, हाथ लगा के उतारें। तो ये बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है। तो मेरा ये कहना है कि जो ये 800-900 या 1,000 सब्सक्राइबर्स बचे हैं 1 लाख होने में, हमारे इस परिवार को 1 लाख सदस्यों वाला होने में, इसको क्यों नहीं 1-2 दिन में पूरा कर देते हैं। अगर आप में से जो सुधी श्रोता हैं, जो 8-10 हज़ार लोग लगभग हर वीडियो देखते हैं, वो अगर 1-1, 2-2 शेयर कर देंगे तो हो सकता है कल ही ये 1 लाख पूरा हो जाए। एक बार कोशिश करिए और हो सकता है कि हमारा परिवार 1 लाख को पार कर जाए। तो आज का वाकया उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से है। हुआ कुछ यूं और हालिया है कि 7 जुलाई 2024 को
उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले के नंदगंज थाना क्षेत्र में गांव कुसुमी कलां, इसको खिलवा भी कहते हैं, वहाँ रात में 11:30 बजे गांव की एक शादी में डीजे जोर जोर से बज रहा था। पूरा गांव इकट्ठा था। इतनी देर में एक लड़का भागते हुए बदहवास जो जहाँ लोग नाच रहे थे वहाँ पहुँचा और जोर जोर से कहने लगा कि तुरंत बंद कर दीजिए डीजे। लोगों ने पूछा क्या बात है, बोले बंद करिए। डीजे बंद कर दिया गया और वहाँ उसने बीच जहाँ नाचने गाने की जगह जहाँ बच्चे डीजे बजा के नाचते गाते हैं वहाँ पर उसने खड़े होके फिल्मी अंदाज में बहुत जोर जोर से कहा कि मेरे माता पिता और मेरे बड़े भाई तीनों की हत्या राधे बिंद ने कर दी है, चल के मेरे घर देख लो। अफरा तफरी हो गई, गांव की बात थी, कहाँ की शादी और कहाँ का डीजे। सारे लोग भागे और मौके पर पहुंचे। उसने कहा कि मेरे पिता माता और बड़े भाई की हत्या राधे बिंद ने कर दी है। सारे लोग भाग के पहुंचे। तीन लाशों में मुंशी बिंद, उनकी पत्नी देवंती बिंद और रामाशीष बिंद, उम्र करीब 20 साल, जो उसका बड़ा भाई था, वो तीनों की ही लाश घर के बाहर पड़ी हुई मिली थी। हल्ला हुआ, किसी ने पुलिस को बुला लिया, पुलिस आ गई। पुलिस ने तीनों लाशें देखी, तीनों के गर्दन कटे हुए थे और पुलिस ने कहा कि राधे, अच्छा इस बीच में गांव वालों ने राधे के घर जाकर राधे को पकड़ लिया। राधे और उनके सभी घर वालों को पुलिस वालों ने फौरन गाड़ी में बिठाया और थाने पर ले गए। बातचीत उनसे की जाने लगी और ये कोशिश की जानने की कि क्यों ये हत्या उसने की है। वो बार बार कहता रहा कि साहब यहाँ बहुत से लोगों ने रिकॉर्डिंग की है, शादी वालों ने रिकॉर्डिंग कराई है, देख लीजिए मैं जिस टाइम की बात हो रही मैं यहीं पे हूँ और मैं कहीं गया नहीं। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। खैर, लड़के से फिर पूछताछ, बॉडी को सील कर दिया गया, सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने लड़के से, यानी आशीष, जो परिवार का अकेला बचा हुआ नाबालिग सदस्य था, उससे पूछताछ शुरू की। उसने कहा कि संडे को, यानी उसी दिन 7 जुलाई 2024 को गांव में एक तिलक समारोह था, जहां मैं, पापा और भैया, हम सब लोग वहां गए हुए थे। थोड़ी देर बाद पापा मुझे लेकर वापस आ गए। जब सभी सो गए रात में, तो 1 बजे चोरी से मैं वहां पर डीजे पर नाचने के लिए फिर शादी में चला गया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं जाने को कहूँगा मेरे पिताजी मना कर देंगे। तो सब लोगों के सोने के बाद मैं वहाँ गया। थोड़ी देर, एक उसका कहना था कि एक सॉन्ग पर, एक गाने पर मैंने वहाँ अपने दोस्तों के साथ डांस किया। उसके बाद जैसे ही लौट के आया, करीब 20 मिनट का फ़र्क उसने बताया, तो ये देखा कि ये तीनों लाशें मेरे घर के बाहर पड़ी हुई हैं। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन डीजे की आवाज़ में मेरी आवाज़ दब गई। मैं फ़ौरन उसी जगह पहुंचा जहां डीजे चल रहा था। डीजे वाले को बंद करने के लिए कहा और फिर पूरे गांव के सामने बताया कि राधे ने मेरे माँ बाप और भाई को मार डाला है। आधा गांव राधे के घर भागा, वो रास्ते में ही कहीं मिल गया या मौके पे ही मिल गया, उसको पकड़ लिया। कुछ लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, बाकी पूरा गांव आशीष के घर पहुंच गया, जहां पर
उसके पिता मुंशी बिंद, पत्नी देवंती बिंद और बेटा रामाशीष बिंद, ये तीनों लाशें वहाँ पड़ी हुई थी। खैर पुलिस ने अपना काम शुरू किया, पुलिस पकड़ कर ले गई, पूरे घर वालों को ले गई राधे, और जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या कारण हो सकता है कि गांव में तीन लोगों की मृत्यु हो गई। तो पता ये लगा कि मुंशी बिंद ये मुंबई में काम करते हैं, घर वालों की स्थिति थोड़ी अच्छी है, और घर में, और जो इसका बड़ा भाई था रामाशीष, उसकी शादी तय हुई थी। शादी के तैयारियों के सिलसिले में घर में कुछ रिपेयरिंग का काम किया गया था। रिपेयरिंग के लिए मुंशी ने राधे को कह दिया था कि लेबर लगवा के और हाथ लगा के हमारा ये काम करा दीजिए। राधे, उसकी लड़की और उसका लड़का, ये तीनों वहाँ पर जो 4-6-10 दिन का काम वहाँ पे था, इन्होंने काम किया। लेकिन इसी बीच में मुंशी बिंद के छोटे लड़के आशीष, इसका संपर्क राधे बिंद की उस लड़की से हो गया। लड़की आशीष से उम्र में थोड़ी बड़ी थी। फिर उनका काम हो गया, वो अपने घर चले गए, लेकिन दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। एक दिन राधे को भी लोगों ने कहा, गांव में ये बातें कभी छिपती नहीं हैं कि तुम्हारी लड़की जो है वो जल्दी शादी कर दो। यही कहते हैं सब कि अब जल्दी शादी कर दो, नहीं फिर हाथ से निकल जाएगी तो तुम भी पछताओगे। तो आदमी पूछता क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कैसे कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, क्या बात हो गई। बहरहाल धीरे धीरे ये बताया गया कि आशीष को इसको फला जगह बाग में पेड़ के नीचे बात करते हुए देखा गया। फौरन भाग के राधे इसके घर पे आए। पिता थे नहीं, भाई था और माँ थी, और इनसे कहा कि अपने लड़के को मना करो, वो इस तरह से हमारी लड़की के साथ देखा गया है। तो इन लोगों ने फौरन उलट के कहा कि अपनी लड़की को मना करो, क्यों वो इसके साथ बात कर रही थी, और खबरदार अगर लड़की कभी यहाँ दिखाई पड़ गई तो ठीक नहीं होगा। बहरहाल आपस में ये बात होती रही, और फ़ोन करके राधे बिंद को ये बात, फ़ोन करके आशीष के पिता को ये बात मुंबई में बता दी गई मुंशी को कि यहाँ इसको लेके थोड़ा सा दोनों, अच्छा, फिर दोनों एक दूसरे पे नज़र रखने लगे, एक दूसरे से वाद विवाद करने लगे, और फिर भाग कर मुंशी वापस जब मुंबई से अपने घर आया तो फिर राधे का पूरा परिवार उसके घर पहुंच गया, और उसने कहा कि भाई अब बहुत बदनामी हो चुकी है हमारी, अब इनकी दोनों की शादी कर दो। इस बात पर मुंशी, उसका बड़ा लड़का रामाशीष और पत्नी तीनों भड़क गए। उसने कहा कि तुम्हारे घर में खाने को नहीं है कुछ, हम कैसे शादी कर दें, और फलाना है ढिकाना है, इस तरह की बातें, और बम्बई ले जाने की बात करो, फलानी करो ढिकानी करो। जब दो लोगों को कुछ नहीं करना है या किसी संबंध में नहीं बंधना है तो 150 बहाने होते हैं। सबसे बड़ा बहाना जो बताया गया कि लड़की उम्र में बड़ी है, मैं किसी कीमत पे नहीं करूँगा। उन लोगों ने बताया कि साहब ये कहाँ के दलिद्र लोग ये हमारे लड़के को पता नहीं कैसे फंसा लिया, और फिर हमारे लड़के से अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं। बात बहुत उलझ गई, कहा सुनी बहुत हो गई। दोनों पक्ष थाने पर पहुंचे। थाने पर पहुंचने के बाद पुलिस ने दोनों की उम्र पूछी तो पता लगा दोनों अभी अल्प वयस्क हैं। पुलिस ने कहा खबरदार अगर अब किसी ने शादी की बात की, आप लोग अपने अपने घर जाइए, शादी किसी कीमत पे नहीं हो सकती जब तक कि दोनों बालिग न हो जाएं। और ये लिखवा भी लिया दोनों से कि हमारी लड़की वालों से हमारी लड़की इतने साल की है, उन्होंने लिखा हमारा लड़का इतने साल का है, अभी इनके बीच शादी संभव नहीं है, इसलिए ये शादी के लिए दबाव न दें। उनका ये कहना था कि ये शादी के लिए हमारे घर ना आए। इस तरह की बातें एक समझौता टाइप का लिख के उनको दे दिया गया। लेकिन फिर भी गांव में ये बातें चलती रहीं। मैं बताता हूँ कि जब कुछ गांव में इस तरह का किसी लड़का लड़की, आदमी औरत
और या देवर भाभी या जो तमाम और रिश्ते होते हैं, जरा सा भी एबनॉर्मलिटी किसी के दिमाग में आती है तो वो जो अति उत्साही लोग हैं, व्याकुल भारत टाइप के लोग, ये सारा काम छोड़ के सिर्फ यही देखते हैं कि ये किधर गया, वो किधर गई, कहाँ मिले, कब गए, इतने समय यहाँ गई, ये इतने समय खेतों में गई, ये इधर से सरसों के खेत में घुसा, वो उधर से सरसों के खेत में घुसा। शहर की बात है तो ये इतने बजे स्कूल से निकल के आके फलां मॉल में पहुंच गई, लिए मोटरसाइकिल या लिए साइकिल, वो केवल इसी इसी काम में लगे रहते हैं। तो बात फैलनी ही थी, बात और फैल गई। मुंशी ने कहा कि ठीक है, अब की बार मैं आता हूं और अपने लड़के को मुंबई ले आऊंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उनकी इतनी औकात नहीं है कि अपनी लड़की को या खुद मुंबई आके काम धाम शुरू करें। भुक्खड़ लोग वो यहाँ कहाँ आएंगे, और सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस गरज से कि बेटे को अपने साथ मुंबई ले जाएंगे, वो अपने घर कुसमी कला आ गए। शाम का समय था, ये इधर उहापोह में पड़ा रहा कि अब बस 4-6 दिन में जिस दिन का रिजर्वेशन हो जाएगा, हमें अपने बाप के साथ मुंबई जाना पड़ेगा, इनके साथ काम करना पड़ेगा। काम नहीं कराएंगे, एडमिशन कराएंगे, पढ़ाएंगे, कुछ न कुछ कराएंगे, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। जैसे लगता है ना कि जो सपना कोई देख रहा है, अचानक वज्रपात हो गया उसे, और बीच में एक बार जाकर उसने उस लड़की को, राधे की लड़की को, राधे बिंद की लड़की को ये बताया कि अब मुझे मेरे बाप मुंबई ले जा रहे हैं। वही हुआ, रोना धोना, कसमें वादे, 7 जन्म 5 जन्म, क्या क्या जो होता है हमेशा हर जगह, आपने फिल्मों में देखा होगा, कुछ लोगों ने खुद भी ये महसूस किया होगा ज़िंदगी में। तो ये सब हुआ वहाँ पे। इसने कहा, आशीष ने, कि तुम चिंता न करो, मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा, मैं बंबई तुम्हें छोड़ के कतई नहीं जाऊंगा। और फिर 7 जुलाई की शाम को गांव में एक तिलक हुआ। तिलक में आमंत्रित थे मुंशी भी, और वो अपने बड़े बेटे अभिषेक, छोटे बेटे आशीष, इन दोनों को लेके वहाँ शामिल होने गए। गांव की बात थी, राधे बिंद का भी परिवार पूरा आया था, लड़की भी किसी कोने में खड़ी थी। आगे पीछे होके इशारा किया आशीष ने उसको, और ये बताया कि तुम चिंता मत करना, आज ही सब काम हो जाएगा। अपने बेटे को इशारे से बात करते देखकर मुंशी ने कहा, फौरन घर चलो। बाप को समझ में आ गया कि यहाँ भी कुछ न कुछ गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है। बेटे का हाथ पकड़ा और बड़े बेटे से कहा कि फौरन चलो घर। 11:30 बजे ये लोग घर आ गए। खाना खा के वहाँ से आए थे तो बहरहाल जल्दी सो गए। जब इसने, आशीष ने देखा कि तीनों, भाई भीतर सो रहा था, माँ बाप घर के बाहर बरामदे में सो रहे थे, तो उसने खुरपी ली, सबसे पहले भीतर मोबाइल की रोशनी में अपने भाई के गर्दन पर पूरे दम से खुरपी से वार किया, और उसकी गर्दन अलग हो गई। फौरन भाग के बाहर आया, बाप और माँ को भी उसी दम से गर्दन में मार के मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके दिमाग में आया कि फिर ये होगा कि घर के भीतर फिर लोग मुझे ढूंढेंगे, तो भाई की लाश को खींच कर घर के बाहर कर दिया। खून का ट्रेल उसके कमरे से लेके बाहर तक पुलिस को मिल गया। फौरन अपने कपड़े उतारे, एक पॉलीथीन के बैग में रखे और भूसे के उसमें भीतर डाल दिए। दूसरे कपड़े पहुंचे और भागता हुआ वो वहां गया जहां डीजे बज रहा था, और वहां सबसे बताया कि देखो वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। मैं अभी यहाँ से गया हूँ और जाके देखा तो मेरे माँ बाप और भाई का कत्ल हो चुका है। भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस आई, पुलिस ने अपना एविडेंस इकट्ठा करना शुरू किए। लेकिन ये बात पुलिस की भी समझ में नहीं आ रही थी कि अगर किसी को मारना होगा तो बजाय 3 लोगों के वो उस लड़के को ही मार देगा, ताकि उसकी लड़की से चल रही ये कहानी खत्म हो जाए।
उसको तीन तीन हत्याएं करने की क्या ज़रूरत है? कोई भी इतना कम दिमाग नहीं होता आजकल की तारीख में। सब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और सबका दिमाग बिल्कुल शार्पनर की तरह तेज होता है। पुलिस भी बार बार परेशान थी कि बजाय इसके कि लौंडे को मार दें, जिससे उनकी बेटी का जो चक्कर चल रहा था, तीन लोगों को मारने का क्या मतलब है? तीन हत्याएं करने का क्या मतलब है? पूरे परिवार को मारने का क्या मतलब है? लेकिन तब तक अगले दिन जब तक पुलिस पूछताछ करती, अगले दिन तीनों बॉडी आ गई। आसपास के भी कई गांव इकट्ठा हुए, जात बिरादरी के लोग इकट्ठा हुए। शमशान घाट पर उनका ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। सब कुछ उनके इसी छोटे बेटे आशीष ने किया, जो भी अंतिम संस्कार में जो परफॉर्म करता है, इसी ने किया। उसके बाद तब तक पुलिस तड़े बैठी हुई थी कि जब लोग चले जाएं, ये चलने लगे घर के लिए, तो पुलिस ने अपनी जीप में इससे कहा कि अरे पैदल कहाँ जाओगे, आओ बैठो। उसे गाड़ी में बिठाया और थाने पर ले गए। मैंने बहुत बार बताया है कि पूछताछ अगर किसी से की जाती है और हत्या जैसी जघन्य घटना होती है, तो जब तक लाश का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, जिस भी जाति बिरादरी में अंतिम संस्कार का जो भी प्रक्रिया है, जब तक नहीं हो जाता, तब तक न पूछताछ की जाती है, न किसी पे शक व्यक्त किया जाता है। इससे कानून व्यवस्था की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं पास्ट में भी। मान लिया आपने किसी पे खाली बातचीत में गिरे, लग रहा है इसी ने किया है, फौरन लाश रख के और फिर जाम हो जाएगा, फिर कहेंगे बताइए एक तो इसके भाई का मर्डर हुआ, आप लोग इसी पे शक कर रहे हैं। तो उस समय कुछ नहीं, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तब फिर पुलिस उसे थाने पर ले गई और थाने पर फिर पूछताछ नए सिरे से शुरू की। अब तुम बताओ कितने बजे तुम यहाँ आए थे, कितने बजे वहाँ गए थे, जब वहाँ गए थे तो कौन कौन था, जब यहाँ से चले थे तो कौन कौन था, कहाँ क्या हुआ। एक ही सवाल को जब 10 बार 15 बार रिपीट किया गया तो बयानों में झोल सामने आ गया। फिर हमारे ख्याल से आधे घंटे की खातिरदारी पुलिस ने जरूर की होगी, क्योंकि आधे घंटे बाद ही बिल्कुल सच पेट से जो मुंह की तरफ निकल नहीं रहा था, वो भड़भड़ा के भलभला के बाहर आ गया और उसने पूरी बात बताई। उसने कहा कि मुझे मुंबई ले जाने वाले थे, मैंने उस लड़की से बात की, उसने कहा कि फिर हम भी चलेंगे, हम जान दे देंगे, जो हमेशा होता है। मुझसे रहा नहीं गया। हमने कहा ये तीन के तीनों ही इस शादी के विरोधी हैं, रोज़ दिन रात समझाते हैं कि नहीं तुम्हें अच्छी लड़की मिल जाएगी, अभी तो तुम बालिग भी नहीं हो, और फलाना है ठिकाना है, वो भिखमंगे हैं, वो भूखे हैं, नंगे हैं, उनके पास क्या है, वो उनकी लड़की की भी ये मानसिकता होगी, जो हमेशा कहा जाता है, उस तरह की बातें कहीं उसको बताई जा रही थी। और जब वहाँ पर शादी में दोनों को पता था कि ये तिलक में ये भी परिवार आएगा, वो भी परिवार आएगा, गांव में लड़कियां एक तरफ खड़ी होती हैं, महिलाएं, लड़कियां, बहुएं एक तरफ होती हैं, घूंघट नीचे खींच के, घूंघट काढ़ना कहते हैं, घूंघट काढ़ के उसमें झरोखे से देखती हैं इस पूरी प्रक्रिया को। वहाँ जिसको जिसकी तलाश थी वो मिल गया। इशारों इशारों में बताया कि बस आज की रात सब एकदम फिट हो जाएगा। बाप की नज़र पड़ गई कि किसी से बात हो रही है, उसने भी देखने समझने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है बाप जैसे ही अलर्ट हुआ हो, लड़की वहाँ से हट गई हो, किनारे हो गई हो, छिप गई हो, खंभे के पीछे हो गई हो। वो उसको दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन बाप की समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। बाप ने हाथ पकड़ा, बोले घर चलो। अपने दोनों लड़कों को लेके घर चला गया और उसके बाद फिर उसके बाद राधे को तो पुलिस ने रात भर फिट किया था। राधे जो है वो अपनी माँ बाप का अकेला लड़का था और उसकी ये बेटी है। तो इसलिए जब उसने सब बात बता दी तो फिर पुलिस को एक बात और पता लगी कि बीच में एक बार ये घर से भाग गया, करीब 1 महीने पहले गायब हो गया। आशीष के परिजनों ने लड़की के पिता राधे पर अपहरण का आरोप लगा दिया।
कि साहब इन्होंने अपहरण कर लिया, ज़बरदस्ती अपनी लड़की से शादी कराना चाहते थे और इसीलिए अपहरण करके ले गए हैं। लेकिन करीब 24 घंटे बाद वो वापस आ गया। वापस आते ही उसने एक कहानी बताई। उसने कहा कि मुझे राधे बिंद ने घर से भाग जाने के लिए पास के सहेली रेलवे हॉल्ट की पैसेंजर पर पैसा देकर ज़बरदस्ती बिठा दिया। वहाँ से मुझे बनारस ले जाकर अपने किसी जानने वाले के यहाँ बैठा दिया और जब गांव में बात बढ़ने लगी, फ़ोन पे बार बार इसके फ़ोन आने लगे, तब मुझे वापस यही लाकर गांव मुझे छोड़ गया। पुलिस ने बताई गई जगहों को वेरीफाई करने की कोशिश की तो ये न कहीं ये पहुंचा था, न कहीं राधे पहुंचा था। ये सिर्फ राधे को जेल भेजने के लिए या राधे को परेशान करने के लिए उसने ये अपहरण का नाटक किया था। लेकिन तीन हत्याएं हुई थीं, ये भी एक फैक्ट है। पुलिस अधीक्षक जो गाज़ीपुर के थे ओमवीर सिंह वो घटनास्थल पर पहुंचे। वाराणसी जोन के डीआईजी ओम प्रकाश सिंह पहुंचे और एडीजी बनारस के पीयूष मोडिया वो भी पहुंचे। तमाम प्रेस वहां इकट्ठा हो गया और सबको यही था कि तीन मर्डर किस वजह से हुए हैं, वजह का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाद में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने एक पत्रकार वार्ता की और चूंकि अपराधी नाबालिग था इसलिए उसको पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था, लेकिन पूरी बात उन्होंने समय टाइमलाइन के साथ पत्रकारों को बताई जो अगले दिन अखबारों में छपी। आज की घटना, लड़की मजदूर की थी, लड़का अच्छे पैसे वाले घर का था। मजदूरी के लिए उसके यहाँ लड़की वाले आए थे, मजदूरी करने के लिए, घर ठीक करने के लिए, घर मरम्मत करने के लिए, और वो उस लड़की की तरफ आकर्षित हो गया। बात बहुत आगे बढ़ गई। लड़के के पिता मुंबई में काम करते थे, अच्छा कारोबार था। लड़की लड़के से उम्र में 4-5 साल बड़ी थी, मतलब वो बिल्कुल 18 की दहलीज पार करने वाली, और ये अभी 21 पूरा नहीं हुआ लड़का। तो लड़के वाले यही कह के मना करते रहे कि लड़की उम्र में बहुत बड़ी है, और ये भी कहते रहे कि साहब गांव में बहुत बदनामी हो चुकी है, शादी नहीं होगी तो हम कहाँ मुंह दिखाएंगे, शादी होना बहुत ज़रूरी है। पर लड़के वाले मानने को तैयार नहीं थे। एक दिन लड़का घर से भाग गया, जैसा मैंने बताया, आरोप लगाया लड़की के पिता पर कि ये जेल चला जाए, थोड़ा फ्रीडम उसको मिल जाए। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो अपहरण की बात कोरी झूठ निकली, और फिर पूरा घर मिलके, माँ बाप और बड़ा भाई रात भर और पूरा दिन उसको समझाते रहते थे कि अच्छी लड़की मिल जाएगी, अभी तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो। और फिर सब लोगों ने मिलकर तय किया कि इसे भी हम मुंबई ले जाएंगे तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, सारी समस्या हल हो जाएगी, ऐसा उसके पिता ने कहा। और आशीष को लगा कि अगर पिता उसे मुंबई लेकर चले गए तो उसकी तो कहानी ख़त्म, उसकी जो लव स्टोरी है उसका द एंड तुरंत हो जाएगा। देख लिया उसने, समझ लिया और जान गया कि क्यों मुझे मुंबई काम करने के लिए ले जाया जा रहा है। मंशा वो भी भांप गया और फौरन उसने डिसाइड किया कि पिताजी के मुंबई ले जाने से पहले, मुझको इसके पहले कि वो ले जाएं, उसके पहले ही ये काम होना है। और उस दिन उस जो तिलक की जो पार्टी थी उसमें उसने ये बता दिया इशारे में कि आज ही ये काम मैं कर डालूँगा। और फिर रात में सोते समय माँ बाप और भाई सबकी हत्या कर दी। तुरंत गांव में गया, डीजे बंद कराया, फिल्मी स्टाइल में कहा कि मेरे माँ बाप और भाई की हत्या राधे ने कर दी है। गांव टूट पड़ा, देखा हाँ मारे गए हैं, फिर उसकी बात का यकीन किया गया, फिर राधे को भी वहीं पकड़ लिया गया। तो दिमाग उसने पूरा लगाया कि माँ बाप जो मेरी शादी के लिए रुकावट में हैं वो मारे जाएंगे, भाई और माँ बाप, और लड़की का बाप जेल चला जाएगा। तो मतलब
उसको ये समझ में आ रहा था कि लड़की का बाप जेल चला जाए, अकेला है वो भी अपने घर में, और हमारे माँ बाप को हम ख़त्म ही कर देंगे, तो हमारे चमन में बहार ही बहार रहेगी। ऐसा सपना उसने देखा, ऐसा दिमाग उसने लगाया, पर दांव उल्टा हो गया। हालांकि वो नाबालिग है, जेल चला गया है, मैक्सिमम सज़ा 3 साल होगी। पहले तो कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि उस पर एडल्ट की तरह केस चलाया जाए कि जुवेनाइल कोर्ट में केस चलाया जाए। अगर जुवेनाइल कोर्ट में केस चला तो 3 साल में बाहर आ जाएगा। लेकिन 3 साल में जब वो बाहर आएगा तब तक दुनिया बहुत बदल चुकी होगी। आप यकीन मानिए, लड़की के घर वाले फ़ौरन लड़की की शादी कर देंगे और वो अपने ससुराल चली जाएगी। और जब तक ये छूट कर आएगा आशीष, तब तक वो बाल बच्चे वाली भी हो जाएगी। तब तक ये लोग भी अपना एकदम तैयार रहेंगे, क्योंकि उसके घर में तो अब कोई रह नहीं गया है। ये अपना डिफेंस पूरा तैयार करके रखेंगे और गांव वालों को भी अपनी तरफ करके रखेंगे कि अब अगर ये शादी की ज़िद करेगा या आने के बाद कुछ इस तरह की हरकत करता है तो फिर सब लोग रिएक्ट करेंगे। तो दुनिया इतनी बदल जाएगी कि वो उसके कुछ समझ में नहीं आएगा। और इस तरह से वो चालाक आदमी, दिमाग पूरा लगाया उसने, लेकिन न घर का रहा न घाट का रहा। तो प्यार में बिना सोचे समझे उठाए गए ऐसे कदम, इनका हश्र बहुत बुरा हुआ है। जितनी भी आपको मैंने अपराध की घटनाएं इस तरह की सुनाई हैं, आपने देखा होगा कि बहुत ख़राब हश्र हुआ है इसका। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, बिना सोचे समझे। मतलब अब इस दिमाग का मैं क्या कहूँ कि अपने माँ बाप को मार दूंगा और वो जेल चला जाएगा। मतलब तुम्ही ने CRPC IPC लिखी है कि वो जेल चला जाएगा, पुलिस भी खरीद ली है कि वो जेल चला जाएगा। दिमाग है लेकिन दिमाग चला खूब, जितना चल सकता था। तो ऐसे कदमों का बहुत बुरा हश्र होता है। और दूसरा ये भी है कि अपना सोचा हुआ कब पूरा होता है। अगर सबका सोचा हुआ हमेशा पूरा होने लगे तो तस्वीर ही बदल जाएगी दुनिया की, बिल्कुल मेस हो जाएगा, कोई किसी के बस में नहीं रहेगा। कि मैंने सोच लिया कि फलाने की 4 मंजिला बड़ी बिल्डिंग है, ये हमारे नाम हो जाए, आपने सोचा वो आपके नाम हो गई, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। सोच कर देखिए। तो इसलिए अपना सोचा हुआ हमेशा नहीं होता। इसलिए कोई भी कदम जब तक आप दिमाग लगाकर सोच समझकर नहीं उठाएंगे, नुकसान ही नुकसान होना है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।